तो सबसे पहले तो जो भी इस चैनल पर नया स्टूडेंट आ रहा है, जो भी किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहा है या फिर आईटीआई से बिलोंग करता है, आप आईटीआई कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए चैनल काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप सभी के लिए यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं जो कि आपकी काफी मदद करने वाले हैं। तो आइए साथियों, अब शुरू करते हैं बिना देरी के। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रोटॉन को नाम किसने दिया। साथियों, प्रोटॉन को नाम किसने दिया, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोटॉन को नाम किस वैज्ञानिक ने दिया। प्रोटॉन की खोज तो जैसा कि सभी को पता होगा कि गोल्ड स्टीन ने की थी, लेकिन हमेशा याद रखना, गोल्ड स्टीन ने प्रोटॉन को नाम नहीं दिया था। प्रोटॉन को नाम रदरफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखनी है कि प्रोटॉन को नाम रदरफोर्ड ने दिया था। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारे पास दूसरा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एक जगह से दूसरी जगह पर होता है, क्या कहलाता है? मतलब इलेक्ट्रॉन है साथियों, ये इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ करके किसी वायर की सहायता से इस इलेक्ट्रॉन ने अपना स्थान परिवर्तित किया या फिर अपनी जगह बदली है। इस क्वेश्चन का मतलब यही, तो ये क्या कहलाता है साथियों? तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है भाई, विद्युत धारा कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। अब इसी प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि आप घर पर कुर्सी पर बैठे हैं, ठीक है, घर पर कुर्सी पर बैठे हैं साहब, और आपके पास अचानक से कोई व्यक्ति आता है, आपको छूते ही व्यक्ति को एक झटके का अनुभव होता है। मतलब आप कुर्सी पर बैठे हैं और कोई व्यक्ति अचानक से आता है और वो व्यक्ति आपको हाथ जैसे ही लगाता है, उस व्यक्ति को एक झटके का अनुभव होता है। यह विद्युत धारा कौन सी विद्युत धारा कहलाती है? मतलब साथियों, झटका लग रहा है तो विद्युत धारा तो है, लेकिन ये विद्युत धारा कौन सी विद्युत धारा है, हमें ये बताना है। देखिए साथियों, गतिज विद्युत धारा वह होती है जो तारों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित कराई जा सकती है। जैसे कि आपको मैंने बताया अभी कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तार की सहायता से अपना स्थान परिवर्तित कर रहा है, दूसरी जगह पर जा रहा है, तो ये हमारी गतिज विद्युत धारा होती है। लेकिन स्थिर विद्युत धारा जहां पर बनती है वहीं पर खत्म हो जाती है। जैसे कि कोई मानव है, कोई मानव को हमारे हाथ लगा, जैसे ही उसने हमें छुआ तो उसको एक झटके का अनुभव हुआ, लेकिन साथियों उस विद्युत को हम तारों की सहायता से दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते। तो वो होती है साथियों स्थिर विद्युत। बात समझ में आ गई? ये होती है स्थिर विद्युत। इसके बाद में जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे सभी से पूछा जा रहा है साथियों, विद्युत क्या है? विद्युत क्या है? तो साथियों विद्युत क्या है? विद्युत एक ऊर्जा है। ठीक है, विद्युत एक ऊर्जा है, सभी को पता है भाई विद्युत एक ऊर्जा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। विद्युत एक ऊर्जा है जिसे ना तो देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है। विद्युत एक ऊर्जा है जिसे सिर्फ दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया था, क्या विद्युत को छुआ जा सकता है? अभी जो कि परिभाषा मैंने आपको बताई कि विद्युत को ना तो छुआ जा सकता है और ना ही देखा जा सकता है, इसका सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। इसका सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। तो साथियों विद्युत को छुआ जा सकता है, तो आप कहोगे नहीं, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो नहीं हो जाएगा, विद्युत को नहीं छुआ जा सकता भाई। अब इसी के साथ में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों, एंटीमनी, ठीक है, 1 सेकेंड, हाँ, एंटीमनी और कॉपर दोनों एक साथ ऐंठे गए हैं। मतलब ये ऐड है, तो कुछ अक्षरों में कुछ गलती है, तो उसको नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए एंटीमनी और कॉपर दो वायर है हमारे पास, ये एंटीमनी का वायर हो गया और ये कॉपर वायर हो गया। ठीक है, दोनों को ऐंठा जाता है, हमने इन दोनों को ऐंठ लिया है, ये हम दोनों को ऐंठ लेते हैं, इन दोनों को हमने ऐंठ लिया है। अब इस वाले हिस्से को यहाँ पर बोला जाता है, इस वाले हिस्से को गर्म किया जाता है, जिस भाग को हमने ऐंठा है इसको गर्म किया जाता है, तो दूसरे हिस्से पर हमें वोल्टेज प्राप्त होता है, यानी कि विद्युत वाहक बल, यानी कि ईएमएफ हमें प्राप्त होता है। तो साथियों ये विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव कहलाता है? ठीक है, तो ये तो उसमें प्रभाव हो गया ना, मतलब उष्मा के कारण यहाँ पर विद्युत धारा उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पर इस विधि को साथियों हम थर्मोकपल विधि कहते हैं। क्या विधि कहते हैं भाई? थर्मोकपल। तो इस विधि का नाम हमसे पूछा गया, इस विधि को हम थर्मोकपल विधि कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर पूरे क्वेश्चन को पढ़िए। एंटीमनी और कॉपर दोनों को एक साथ ऐंठा गया, गर्म किया गया, मतलब जिस भाग को ऐंठा गया उसी भाग को गर्म किया गया, दूसरी ओर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये विधि नाम, इस विधि का नाम बताइए। तो वो विधि कहलाती है साथियों थर्मोकपल विधि। कौन सी विधि भाई? थर्मोकपल विधि। इसी प्रकार से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि परमाणु की त्रिज्या किस में मापी जाती है? ठीक है, अब ये किस में है, तो ये है किस में मापी जाती है, परमाणु की त्रिज्या किस में मापी जाती है भाई? तो आप कहोगे सर मीटर में। आपने जैसा कि बताया है कि यहाँ पर जो परमाणु की जो त्रिज्या होती है हमारे पास, वो होती है 10 की घात माइनस 10 मीटर। कितनी होती है? 10 की घात माइनस 10 मीटर। देखिए मीटर में हम इसको लिखते हैं, लेकिन जब ये पूछा जाए कि इसको किस में मापा जाता है, तो आपको वहां पर फिर नैनोमीटर करना है। परमाणु की त्रिज्या को साथियों नैनोमीटर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? नैनोमीटर में मापा जाता है। ठीक है,
इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा गया है दो पदार्थों को एक साथ जोड़ने पर बल कौन सा होता है। मतलब जो दो पदार्थ है, ये कि आप मान लीजिए H2 है, एक तो H2 है मान लीजिए, ये मेरे पास एक H2 हो गया प्लस SO4 हो गया, SO4 हो गया। इन दोनों को जोड़ते हैं हमारे पास क्या बना, इन दोनों पदार्थों को हमने एक साथ जोड़ लिया तो हमारे पास बना H2SO4। अब यहाँ पर साथियों ये दोनों पदार्थ जो है आपस में जुड़ चुके हैं तो अब इन दोनों के बीच में एक बल लगेगा, वो बल कौन सा लगेगा। तो काफी स्टूडेंट्स का कहना है कि सर यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, अंतर आणविक बल। कौन सा? अंतर आणविक बल। तो साथियों मैं बता दूं अंतराणविक बल कहाँ लगता है, वो लगता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य। ठीक है, कहाँ लगता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य, जो कि नाभिक में स्थिर होते हैं। परंतु दो पदार्थों के बीच में जो बल लगता है ना, वो लगता है अंतः आणविक बल। कौन सा बल है भाई? अंतः आणविक बल। ये अंतर आणविक बल और अंतः आणविक बल दोनों अलग अलग बल है। अंतराणविक बल लगता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य, जो कि नाभिक में स्थिर होते हैं। और यहाँ पर जो अंतः आणविक बल लगता है, ये लगता है दो पदार्थों को जोड़ने में। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है अंतः आणविक बल। दो पदार्थों को जोड़ने में कौन सा बल लगा भाई? अंतः आणविक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा गया है कि नाभिक की खोज किस प्रकीर्णन द्वारा हुई। ये नहीं पूछा गया है साथियों किसने की, यह पूछा गया है कि किस प्रकीर्णन के द्वारा हुई। तो साथियों वो की है अल्फा प्रकीर्णन के द्वारा। अब अल्फा प्रकीर्णन में क्या होता है कि यहाँ पर एक सोने की पन्नी ली, रदरफोर्ड ने एक सोने की पन्नी ली और यहाँ पर इसके तरफ चद्दर का आवरण लगाया और यहाँ से जो है ना एक सोर्स के द्वारा गामा किरणें भेजी गई थी। कौन सी किरणें भेजी गई थी भाई? गामा किरणें भेजी गई थी। और ये जो गामा किरणें भेजी जा रही है और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट कहलाता है, ये कहलाता है साथियों अल्फा प्रकीर्णन। कौन सा प्रकीर्णन? अल्फा प्रकीर्णन। तो यहाँ पर नाभिक की खोज किस प्रकीर्णन के द्वारा हुई थी भाई? अल्फा प्रकीर्णन के द्वारा। साथियों यहाँ पर ये जो गम है ना, ये है गामा प्रकीर्णन। तो गामा प्रकीर्णन जैसी कोई चीज होती नहीं है, हम यहाँ पर इसको गामा किरणें जरूर बोल सकते हैं। ठीक है, हम इसको गामा किरणें जरूर बोल सकते हैं, लेकिन गामा प्रकीर्णन जैसी कोई चीज नहीं होती। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना किलोग्राम होता है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम केजी में भी माप सकते हैं और हम ग्राम में भी नाप सकते हैं। तो हमसे पूछा गया है किलोग्राम में। काफी स्टूडेंट ने यहाँ पर काफी गलती की है, ग्राम और केजी ग्राम जो है उसको थोड़ा ठीक से नहीं पढ़ पाए। तो उसके लिए मैं बता दूं यहाँ पर केजी में हमसे पूछा गया है और केजी में जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो होता है साथियों 9.81 इंटू 10 की घात माइनस 31 केजी। ये क्या होता है भाई? ये होता है केजी में। लेकिन अगर ग्राम में पूछ लिया जाता है तो ग्राम में क्या होता है? ग्राम में यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाता अगर ग्राम में पूछा जाता। तो ग्राम में क्या होता है भाई? 9.02 इंटू 10 की घात माइनस 28 ग्राम। ठीक है, और बाकी के ये दोनों ऑप्शन गलत है क्योंकि इनमें मैंने केजी और ग्राम को आगे पीछे कर दिया है। तो इसी प्रकार से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा गया है कि प्रोटॉन की त्रिज्या कितनी होती है। साथियों प्रोटॉन की त्रिज्या सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको फर्मी में मापी जाती है। किस में मापी जाती है भाई? फर्मी में मापी जाती है। और यहाँ पर जो प्रोटॉन की त्रिज्या होती है वो होती है 1.3 फर्मी। कितनी होती है भाई? 1.3 फर्मी। अब यहाँ पर 1.3 फर्मी होती है तो एक फर्मी बराबर क्या होता है भाई? एक फर्मी बराबर क्या होता है वो भी बता दीजिए। तो वो होता है 10 की घात माइनस 15 मीटर। ये एक फर्मी बराबर होता है साथियों। ठीक है, एक फर्मी बराबर कितना होता है? 10 की घात माइनस 15 मीटर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन में हम सभी से पूछा गया है कि परमाणु, ठीक है एक सेकेंड, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम सभी से पूछा गया है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। कोई भी परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी कम, अधिक, 1 सेकेंड, कम, अधिक या अनंत या फिर प्रोटॉन की संख्या के बराबर। साथियों जब हमने नाभिक और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जब हमने पढ़ा तो मैंने आपको बताया कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थिर होते हैं नाभिक के अंदर। और यहाँ पर जितने प्रोटॉन की संख्या होगी ना उतने ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होगी। मान लीजिए इसके अंदर अगर 10 प्रोटॉन है, ठीक है, किसी परमाणु में 10 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी टोटल कितनी हो जाएगी भाई? 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। चाहे वो होल अलग अलग कक्षा में, लेकिन वो 10 इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे भी पूछा गया कि विद्युत धारा की गति कितनी होती है। विद्युत धारा की गति जैसे कि आप सभी ने जान ही लिया हुआ 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होते हैं। लेकिन साथियों ये होती है लगभग, ठीक है,
लगभग में और एग्जिट में काफी अंतर होता है, और हमसे यहाँ पर एग्जिट पूछी गई क्योंकि ऐसा तो हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है हमें एग्जिट बताना है। तो साथियों हमें ये देखना है कि इसके 3.3 सॉरी, हाँ यहाँ पर ये आएगा 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड के आसपास कौन सा वाला हमारा ऑप्शन है। तो जब हम इसको हल करते हैं तो 3 के आगे हमें कुल मिलाकर के लगभग 8 जीरो लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो 8 जीरो हम लगा लेते हैं भाई, और फिर देख लेते हैं इसके आसपास में कौन सा है। ये 8 जीरो हो गए, बिल्कुल ये 8 जीरो हो गए। अब आप ये देख लो कि इस संख्या के आसपास हमारे पास कौन सा ऑप्शन है। तो जब ऑप्शन देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह भी विद्युत धारा की एग्जिट स्पीड नहीं है, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है। और यहाँ पर जो विद्युत धारा की गति होगी वो मैं यहाँ लिख देता हूँ साथियों, एक सेकंड रुकिए, मैं हाँ यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ विद्युत धारा की गति होगी साथियों 299, ठीक है, 299,792, ठीक है, 458। ये है साथियों विद्युत धारा की एग्जिट गति। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये है विद्युत धारा की एग्जिट गति, जो कि मैंने आपको यहाँ पर लिख करके बताई है। ये विद्युत धारा की हमारे पास एग्जिट गति होती है, इसको आप लिख लीजिए कहीं पर भी, काफी ज्यादा काम में आने वाली चीज है। अब इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अगर जरा भी आपके लिए थोड़ा आपको लग रहा है कि ठीक है काफी अच्छे क्वेश्चन है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप सभी को मिलते रहे। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वें क्वेश्चन में हम सभी से पूछा गया है कि प्रत्येक चालक स्वयं में से होने वाली विद्युत धारा प्रवाह का, ठीक है, कम या अधिक विरोध करता है, जिसके फलस्वरूप गर्म हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है भाई, गर्म हो जाता है। यह विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव कहलाता है। मतलब कोई वायर है, इस वायर में से विद्युत धारा का फ्लो हो रहा है, और आप सभी को पता है कि वायर का खुद का भी एक रेजिस्टेंस होता है, और ये रेजिस्टेंस इस विद्युत धारा का क्या करता है, विरोध करता है, और विरोध के कारण यहाँ पर हमारा ये वायर गर्म होता है। और ये विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव कहलाता है भाई, ये विद्युत धारा का प्रभाव कहलाता है उष्मीय प्रभाव। कौन सा प्रभाव, उष्मीय प्रभाव। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल तीनों में सबसे ज्यादा मान किसका होता है। किसका मान होता है भाई, सबसे ज्यादा मान किसका होता है। तो मैं आपको बताऊं कि विभव का मान सबसे ज्यादा नहीं होता, विभव का मान मीडियम होता है, बीच में होता है। सबसे कम तो होता है विभवांतर का मान, और सबसे अधिक जो होता है वो होता है ईएमएफ का मान, यानी कि विद्युत वाहक बल का मान। ठीक है, विद्युत वाहक बल का मान। तो ईएमएफ होता क्या है, विद्युत वाहक बल होता क्या है, ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर से एक बार बताता हूं। जहां पर वोल्टेज बनाया जाता है वहां पर प्राप्त होता है हमें विद्युत वाहक बल। ठीक है, वहां पर हमें विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है, तो विद्युत वाहक बल का मान हमेशा ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा गया है कि अर्धचालक की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। साथियों, अर्धचालक की इलेक्ट्रॉनिक संख्या में हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अर्धचालक की अंतिम कक्षा में हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखना है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा गया है, वह विद्युत धारा जो समय के साथ अपना मान और दिशा परिवर्तित करती है, कौन सी विद्युत धारा कहलाती है। साथियों, वह विद्युत धारा जो समय के साथ अपनी मान और दिशा परिवर्तित करती है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये ऐसी एक विद्युत धारा है जो कि मतलब अल्टरनेटिंग करंट, ऐसी बोले तो अल्टरनेटिंग करंट, या कि कहे कि प्रत्यावर्ती धारा, ऐसी विद्युत धारा है जो समय के साथ अपना मान और दिशा परिवर्तित करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर साथियों ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा। दृष्टि धारा का उत्पादन कितनी वोल्टेज तक किया जा सकता है। साथियों, डीसी विद्युत धारा है, ठीक है, डीसी है। डीसी वोल्टेज का उत्पादन कितने वोल्टेज तक किया जाता है। मैंने आपको वैसे बताया था कि 650 वोल्टेज तक किया जाता है डीसी का, और एसी का 33 तक किया जाता है। उत्पादन बता रहा हूँ, इसको बाद में आप ट्रांसफार्मर की सहायता से 33 केवी को बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है वो हो जाएगा डीसी के लिए बिल्कुल राइट। वो मैं मानता हूं कि मैंने आपको पॉइंटों में केवी में इसको दे दिया, तो आप इसको वोल्टेज में बिल्कुल बदल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, ज्यादा कुछ नहीं करना, 0.65 इंटू 1000 से आप इसको गुणा कर दीजिए, और आपके पास जो अंतिम जो निकल के आने वाला, अंतिम जो भी आपका रिजल्ट निकल कर आने वाला है वो आने वाला है 650 वोल्टेज। तो 650 वोल्टेज डीसी में बनाई जाती है। इसकी बात समझ में आ गई, डीसी में कितनी वोल्टेज बनाई जाती है भाई, 650 वोल्टेज तक। अब चलो ठीक है, इतना ही बता दिया। साथ में आपको एक चीज और बता देता हूँ कि इस वोल्टेज को घटाने के लिए हमें प्रतिरोध का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा भाई, प्रतिरोध का। और अगर यही वोल्टेज हमें बढ़ानी है तो रोटरी बूस्टर का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा,
रोटरी बूस्टर का। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम सभी से पूछा गया है चालक के ऊर्जा बैंड। चालक का एक ऊर्जा बैंड होता है जो कि मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ। ये एक चालक का ऊर्जा बैंड है, ठीक है, काफी स्टूडेंट जानते भी होंगे। ये एक चालक का ऊर्जा बैंड है, संयोजी बैंड, ठीक है, ये जो हमारे पास नीचे वाला हिस्सा है ये है साथियों संयोजी बैंड है, और चालन बैंड ये है चालन बैंड। इन दोनों के बीच में कितना गैप होता है, मतलब ये जो गैप है ये गैप हमें बताना है कि ये गैप जो है कितना हो रहा है। साथियों चालकों के अंदर ये गैप होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ठीक है, कितना होता है भाई 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। यही कारण है कि यहाँ से जो संयोजी बैंड होता है इस संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल करके चालन बैंड में आराम से जा सकते हैं। और जैसे कि आपने देखा कि पहले जो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में था अब चालन बैंड में पहुंच चुका है, मतलब इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो हुआ। तो हम कह सकते हैं कि भाई विद्युत धारा वही, तो इसलिए चालकों में विद्युत धारा बहती है। क्यों? इस गैप के कारण, ये गैप काफी कम होता है। और अगर मैं अचालकों की बात करूं तो साथियों अचालकों में ये गैप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। और अगर मैं अर्धचालकों की बात करूं तो अर्धचालकों में ये गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो कि ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है। अगर हम इसे गर्म करते हैं अर्धचालकों को तो ये गैप कम हो जाता है और विद्युत धारा आसानी से फ्लो हो सकती है, ठीक है। यही कारण होता है कि अर्धचालकों में पहले विद्युत धारा फ्लो नहीं होती और बाद में विद्युत धारा फ्लो होने लगती है, तो उसे हम अर्धचालक कहते हैं, मतलब आधा चालक। बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है। 20वें क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों, इस क्वेश्चन में सभी से पूछा जा रहा है चालकों के डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किस में मापा जाता है। भाई चालकों की जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है आप सभी को पता है, उसको किस में मापा जाता है, किलो वोल्ट्स प्रति मिलीमीटर में मापा जाता है। बात समझ में आ गई, किस में मापा जाता है, किलो वोल्ट्स प्रति मिलीमीटर में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा गया है कि विद्युत धारा की गति किस दिशा में होती है। साथियों विद्युत धारा होती है, ठीक है, विद्युत धारा की गति किस दिशा में होती है ये बताना एक छोटा सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा में। आप कहोगे सर जिस ओर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसी ओर तो हमारा विद्युत धारा का भी फ्लो होगा, बिल्कुल नहीं होता भाई। इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल विपरीत दिशा में, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ जा रहा है तो विद्युत धारा बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। तो इलेक्ट्रॉन जो विद्युत धारा है उसका प्रवाह हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होता है। अगला क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के समांतर नहीं, ऑप्शन नंबर गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है और ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा गया है साथियों, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर 1 सेकंड में, ठीक है, कोई 1 सेकंड है, 1 सेकंड के अंदर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होने पर कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई भी एक वायर है, इस वायर में से 1 सेकंड के लिए करंट फ्लो होता है। और कितना करंट फ्लो होता है भाई, 1 एम्पियर फ्लो होता है। कितना फ्लो होता है, 1 एम्पियर फ्लो होता है। तो इस 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे ये हमें ये बताना है, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे भाई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है साथियों 6.24 इंटू 10 की घात 12, नहीं ये गलत है। 6.24 इंटू 10 की घात 16, ये भी गलत है। 6.24 इंटू 10 की घात 14, ये भी गलत है। 6.24 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके आगे इलेक्ट्रॉन आपको और लगाने हैं। 6.24 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन साथियों 1 सेकंड में फ्लो हो जाते हैं। और अगर इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में फ्लो होते हैं तो उसे ही हम 1 एम्पियर कहते हैं, ठीक है, उसे ही हम 1 एम्पियर कहते हैं। अब इसी के साथ में जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा गया है 1 जूल प्रति सेकंड बराबर कितना होता है। 1 जूल प्रति सेकंड बराबर कितना होता है, यहाँ पर डैश डैश था। 1 जूल प्रति सेकंड बराबर होता है कितना होता है भाई, तो वो होता है साथियों 1 वाट। कितना होता है, 1 वाट। 1 जूल प्रति सेकंड बराबर 1 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा गया है कि अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। यहाँ पर कुछ पदार्थ आपको दे रखे हैं, इनमें से अर्धचालक पदार्थ कौन सा है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, जर्मेनियम। क्या है भाई, जर्मेनियम यहाँ पर अर्धचालक पदार्थ है। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा गया है 25वें क्वेश्चन में हम सभी से पूछा, लास्ट क्वेश्चन है। इस लास्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा गया है कि तांबा है, तांबे परमाणु की तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई। तो इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र होता है 2n²। कितना होता है, 2n²। तो 2 की जगह 2 रख दीजिए, ठीक है, इनटू कक्षा कौन सी है, तीसरी, तो तीसरी कक्षा का 3 रख दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 9 हो जाएगा, ठीक है, और इसको 2 से गुणा कर दीजिए। जब आप इसको हल करते हैं तो आपके पास उत्तर आएगा 18, ठीक है, कितना भाई 18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लीजिएगा। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिकों पर हमने चर्चा की है, और अगर इस प्रकार अगर कोई भी आपको समस्या इन क्वेश्चनों में, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि सर हमें ये समस्या है, ये क्वेश्चन दोबारा हमें बताइए, तो वो बताया जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं इसी प्रकार के धमाकेदार वीडियो में फिर से। धन्यवाद साथियों।